नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम करेंगे विद्याग्राम पे जो ग्रुप डी के लिए मॉक नंबर 2 लाइव है उसका सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये मॉक अटेम्प्ट कर रहे होंगे और अपने तैयारी में इस चीज को ऐड करके कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को इनहेंस कर रहे होंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं और कहाँ पे आपका जो वीक जोन है वो क्या है, क्योंकि अगर आप वीक जोन हमारे साथ शेयर करोगे तो हम उस चीज को ट्राई करेंगे कि कैसे उसको हम सॉल्व करें। कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक अगर आपका कमजोर है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अगर आप रेलवे थर्ड एडिशन का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं एयर पब्लिकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पे 2 बजे से लाइव आकर के पढ़ा रहा हूं, तो वो सेशन भी आप अटेम्प्ट कीजिए। वहां पे मैं 60 डेज में रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए पूरी तरीके से जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आपका मैथ्स खत्म करने वाला हूं। अभी रेशियो का क्लास चल रहा है, 2 क्लास हुआ है। अगर आगे आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि 2 से 3 क्लास आप वहां पे कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना डीप कॉन्सेप्ट आपको वहां पे दिया जा रहा है। तो चलिए बस आज के मॉक का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को 10% की छूट पर बेची जाती है तो अर्जित लाभ जब इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका दोगुना होता है। तो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 10% की छूट पे बेचा जा रहा है, फिर 20% की छूट पे बेचा जा रहा है। तो 10% की छूट पे बेचने वाला जो लाभ है वो डबल है जब हम 20% की छूट पर बेच रहे हैं। तो माजरा टोटल यहां पे है। हम मान लेते हैं कि एमपी जो है हमारा वो टोटल हमारा 100% है, ठीक है। कितना है? 100%। अगर हम इस पे 10% का छूट देंगे मेरे भाई, अगर हम 10% का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में? 90% पे, ठीक है। और यहां पे अगर हम 20% का छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे भैया? 80% पे। यानी कि एक केस में जो हमारा एसपी है, एक केस में जो हमारा एसपी है वो 90% है और एक केस में जो हमारा एसपी है या फिर इसको हम एसपी 2 भी बोल सकते हैं वो कितना है? 80% है। 80% है। अब हमें सीपी पता नहीं है कि सीपी कितना है, ठीक है ना। तो अगर हम 90 में से सीपी घटा दे, 90% में से मेरे भाई सीपी घटा दे तो ये चीज डबल है किसके? अगर हम 80% में से सीपी घटा दें इसके। अरे भैया एसपी में से अगर हम सीपी घटाते हैं तो वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये डबल है किसके? इस वाले प्रॉफिट के। तो बस अब हम यहां से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 90 माइनस सीपी है और ये कितना है? 80% माइनस सीपी गुने 2। तो ये देखो, ये माइनस का 2 सीपी और इधर आएगा तो 1 सीपी बचेगा। ये माइनस का 2 सीपी इधर आएगा तो प्लस 2 सीपी माइनस सीपी, ये 1 सीपी बचेगा, ठीक है ना। 1 सीपी। और यहां पे अगर हम देखें तो 80 दूनी 160, 160 में से 90 घटा दें तो ये कितना बचेगा? 70। यानी कि जो आपका सीपी निकल करके आ गया वो 70% आया। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम अंकित मूल्य पे यानी कि एमपी पे बेचें तो कितना हमें लाभ होगा। अरे भैया जब 70% आपका सीपी है और 100% एमपी है तो लाभ कितना हो रहा है? 30% का। किस पे? 70% पे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 3/7 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब 1/7 जो होता है 14.28 के बराबर होता है, ठीक है ना। 1/7 14.28% के बराबर होता है। तो हमें निकालना है 3/7, तो हम इसका जस्ट 3 गुना करेंगे यानी कि 42.84%। 42.84%, ठीक है। 42.84% अगर आप देखोगे तो इसके करीब 42.85% ऑप्शन बी है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को भी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये क्वेश्चन देखेंगे अब। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। पहले वस्तु का जो एसपी है वो दूसरे वस्तु के सीपी के बराबर है। उसने पहले वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया तो उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत। हमारे पास 2 वस्तु है, वस्तु 1 और वस्तु 2, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा सीपी और यहां पे लिखूंगा एसपी, ठीक है ना। पहले वस्तु को अगर हम देखें तो 20% के लाभ पर, 20% का मतलब आप समझते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी कि 5 के समान को हम 1 के फायदे में बेचेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 5 के समान को हम 6 में बेचेंगे, ठीक है। अब दूसरे वस्तु को 10% की हानि पे, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 के समान पे हम 1 का लॉस लेंगे।
इसका मतलब कि 10 के सामान पे हमें 1 का लॉस यानी कि 9 में बेचना पड़ेगा। ये हमारा पूरा मांजरा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। पहले वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना, दूसरे वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि हमें पहले का एसपी और दूसरे का सीपी बराबर करना पड़ेगा। तो हम कैसे बराबर करेंगे? अगर मान लो कि हम दोनों को 30 बना दे तो बराबर हो जाएगा। 30 बनाने के लिए इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये 25 तो ये 30 होगा, 6 5 30। और अगर हम इसको 30 बनाए तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 3 30 और ये कितना होगा 9 3 27। अब हमारा सब कुछ आ गया, जितना कंडीशन क्वेश्चन में बोला जा रहा है सब कंडीशन को हमने फुलफिल कर दिया। अब यहां पे अगर हम देखें तो देखो यहां पे आपको +5 का फायदा हो रहा है और यहां पे -3 का नुकसान हो रहा है, यानी अल्टीमेटली +5 में से अगर -3 घटा दोगे तो +2 यूनिट का फायदा हो रहा है। कितने पे भैया? कितने पे? 25 और कितना, अगर ये +5 का फायदा हो रहा है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 और 30, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 27, ठीक है ना। तो हमसे बोला जा रहा है कि उसकी समग्र लाभ या हानि प्रतिशत 2 यूनिट का फायदा कितने पे हो रहा है टोटल। अगर हम सीपी देखें तो 25 और 30 55 पे। हमें यही निकालना है कि जो 2 है ना वो 55 का कितना परसेंट है, हमें यही निकालना है। तो बस आप सॉल्व कर दीजिए इसको। 5 से ये कितने बार में जाएगा? 11 बार में। 5 से कितने बार में जाएगा? 20 बार में, यानी कि 20 दूनी 40 बटे में 11। 40 बटे में 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 3:7/11%। 3:7/11%। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक 2 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम का 3 गुना करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन ही लगेगा। आप सोचो कि प्रत्येक, वही बात हो गई ना कि अगर एक कपड़ा, आप सोचो कि एक कपड़ा है, ठीक है, और वो, या फिर ऐसे आप समझो इस चीज को कि 1 घंटे में एक कपड़ा सूख रहा है। 1 घंटे में एक कपड़ा सूख रहा है, यानी कि एक कपड़ा 1 घंटे में सूख रहा है, तो 2 घंटे में कितने कपड़े सूखेंगे? या फिर 2 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे? अरे भैया एक कपड़ा 1 घंटा, तो 2 कपड़ा 2 घंटा नहीं, 1 ही घंटा, क्योंकि बराबर रूप से धूप पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी सी प्रत्येक 2 दिनों में एक काम को कर ले रहे हैं, यानी कि ये 2 दिन ले रहा है, ये 2 दिन ले रहा है, ये भी 2 दिन ले रहा है। तो जब हम 3 गुना काम करेंगे, 3 गुना काम लेंगे तो एक काम ये 2 दिन में कर देगा, एक काम ये भी 2 दिन में कर देगा, एक काम ये भी 2 दिन में करेगा, यानी कि सब मिलाकर के ये काम हमारा 2 दिनों में हो जाएगा। एक कपड़ा अगर 1 घंटा में सूख रहा है तो 3 कपड़ा भी 1 ही घंटा में सूखेगा, क्योंकि तीनों पे बराबर रूप से धूप पड़ेंगे। ए भी एक काम को 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो 20 शेष कार्य को और कितने दिनों में करेगा? देखो 8 दिन ही ए और बी दोनों काम करने आए, लेकिन ए और बी काम स्टार्ट करते हैं और उसके 8 दिन बाद ए चला जाता है। इसका मतलब कि ए कुल मिलाकर के 8 दिन काम कर रहा है। तो आप ये बताओ कि अगर ए मेरे भाई 20 दिनों में पूरा काम कर ले रहा है, ठीक है, तो 8 दिनों में ये कितना काम करेगा? अगर मैं 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 5 में से 2 यूनिट काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। इसका मतलब आप क्या समझे कि ये 5 में से जो बचा हुआ 3 यूनिट काम है ना, ये बी कर रहा है, क्योंकि 5 में से 2 ए कर दिया, तो 5 में से 3 कौन कर रहा है? बी कर रहा है। अब अगर हम बी देखें मेरे भाई, तो बी 30 दिनों में पूरा काम कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना है? 30 दिन। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 5 छक्का 3, 5 छक्का 30, तो 30 छक्का 18 दिन, यानी कि बी अपना टोटल काम 18 दिनों में कर रहा है। लेकिन आप समझिए इस बात को, हमसे क्या पूछा जा रहा है? शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा? तो मेरे भाई इस 18 दिन में से 8 दिन तो वो ए के साथ मिलकर के काम किया है, यानी कि शेष काम करने में बी को कितना टाइम लग रहा है? 18 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा, 10 दिन में खत्म कर देगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप एलसीएम वेलसीएम के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन में मत पड़िए। दालों की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है, तो दालों की बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि दालों की कीमत अपरिवर्तित रहे? ये भी रूल है। अगर मान लो कि अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो 100 से हम कितना बढ़ा रहे हैं? 45%, यानी कि 100, ये 45% हो गया। 100% से 145%। आप ऐसे भी समझो कि प्राइस क्या होता है? एक्सपेंडिचर गुने कंजम्पशन।
तो अगर हम कंजम्पशन, ठीक है ना, कंजम्पशन मेरे भाई मान लो कंजम्पशन क्या कर रहे हैं 100 से 145 कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या करना पड़ेगा 145 से 100 करना पड़ेगा, 145 से हमें 100 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्राइस फिक्स कर दें, ये वाला पार्ट अगर हम फिक्स कर दें, तो आप यहां से भी देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर और जो कंजम्पशन होगा ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर कंजम्पशन 100 से 145 हो रहा है तो एक्सपेंडिचर 145 से 100 हो जाएगा। परसेंटेज से मैंने परसेंटेज काट दी, 5 से काटोगे तो ये 29 और 5 से काटोगे तो ये 20, कितना कम हो रहा है 9, ठीक है ना। कितने पे मेरे भाई, अगर हम देखें तो ये 29 पे, तो ये कितना प्रतिशत है आप बताओ, अप्रोक्स में ही बताना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 9/27 रहता है, यानी कि 9/27 का मतलब होता है 1/3, 1/3 33.33% होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 9/27 नहीं है, ये कितना है 9/29 है, 9/27 33.33% होता है, तो 9/29 जो होगा ना 33.33 से हल्का सा छोटा होगा, क्या होगा 33.33 से हल्का सा छोटा, सिर्फ ऑप्शन सी है, 33.33 से छोटा होगा और छोटा सिर्फ ऑप्शन सी है। 6.66% ऑफ 345, 6.66% ये जो है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है इसका मतलब कितना होता है 1/15, कितना होता है 1/15। तो आप 345 का मेरे भाई, आप 345 का 1/15 निकाल दो, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा उत्तर। बस आप काटिए यहां से, 15 दूनी कितना होता है 30 और 15 तिया 45, यानी कि ये कितना आएगा, ऑप्शन बी आपका 23 सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। ए बी 4:7 है, जब प्रत्येक में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जा रहा है 7:10 हो जा रहा है। तो मूल संख्या में से प्रत्येक से कितना घटाया जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। देखो हमारे पास ए और बी है, किस अनुपात में है मेरे भाई 4:7 में है, ठीक है। दोनों में हम 21 जोड़ रहे हैं तो ये 7:10 हो जा रहा है, ठीक है। दोनों में हम बराबर चीज ही जोड़ रहे हैं। अगर हम इनका गैप देखें तो यहां पे देखो ये भी +3 है, ये भी मेरे भाई +3 है। अगर ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं, जैसे हम दोनों में 21 जोड़ रहे हैं, तो दोनों और जो यूनिट बढ़ेगा वो सेम बढ़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो यूनिट बढ़ रहा है वो 3 बढ़ रहा है, यानी कि ये बराबर ऑलरेडी दिया गया है, तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं दिया होता तो हम पहले बराबर करते, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझे आप कि 3 यूनिट का मान कितना है 21 है, ठीक है। तो 3 यूनिट का मान 21 यानी कि 7 गुना, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 49, और 4 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई 7 चौके 28, 4 यूनिट का मान कितना होगा 28 होगा। अब हमसे बोला जा रहा है कि मूल संख्या में से प्रत्येक से कितना घटाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 1/2 हो जाए, यानी कि अब हम ऑप्शन उठा उठा करके देखेंगे, ठीक है ना, 1:2 हो जाए। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो बड़ा वाला संख्या है हम घटाने के बाद अगर हम इसमें से कुछ भी घटाएंगे ना तो वो 2 का एक मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे 5 घटा रहे हैं तो 49 में से 5 जाएगा कितना होगा 44, ठीक है। और इसमें से अगर हम 5 घटाएं तो ये 23, क्या ये 1:2 है, नहीं है। अगर हम 6 घटाएं तो 49 में से 6 जाएगा 43। पहली बात कि ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। 7 घटा रहे हैं, ठीक है, अगर 49 में से 7 घटाएं तो कितना होगा 42, और अगर हम दोस्त 28 में से 7 घटा दें तो ये कितना होगा 21। अब ये देखो 1:2 में आ गया, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 7 घटाने पे 1:2 का अनुपात बन जाएगा। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, जब दोनों में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो रहा है 7:10, तो उनकी योग ज्ञात कीजिए। देखो जब हम योग निकालेंगे, ठीक है ना, संख्याओं का योग हम निकालेंगे, तो योग आप यहां पे देखो, जब आप योग निकालिएगा तो 4 और 7 को क्या कीजिएगा, 4 और 7 को मेरे भाई ऐड कीजिएगा, 4 और 7 को ऐड कीजिएगा, 4 और 7 जोड़िएगा तो ये कितना होगा, अगर 4 और 7 जोड़िएगा तो ये 11 यूनिट होगा, यानी आंसर वही होगा जो 11 का एक मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी है 66। एक वृत्ताकार बगीचा की जो त्रिज्या है ना वो 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर वृत्ताकार बगीचा है तो इसका जो एरिया होगा मेरे भाई वो कितना होगा
पाई आर स्क्वायर। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आप देख रहे हैं कि त्रिज्या 10 का मल्टीपल यानी कि स्क्वायर करने पे 2 जीरो बैठेगा, तो वहां पे आप पाई का मान 22/7 ना लेकर के 3.14 लीजिए, ठीक है। और आर स्क्वायर कीजिएगा तो ये 100 होगा। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 314 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर मीटर है तो आप मीटर स्क्वायर लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हम लेंगे अब 10 नंबर का क्वेश्चन। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 90 वर्ग सेंटीमीटर है। एक विकर्ण अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। रोम्बस का एरिया कितना होता है? 1/2 d1 इज टू d2, ठीक है। ये क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है। तो अगर हम यहां पे देखें तो 1/2, एक विकर्ण कितना है मेरे भाई? एक विकर्ण अगर हम देखें तो 10 है, d2 हमें नहीं पता है, और ये सब मिलाकर के 90 के बराबर में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये 5, तो d2 कितना निकल करके आएगा? d2 निकल करके आ जाएगा ये 18। 18 5 90 होता है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। WXYZ एक चतुर्भुज है जिसमें XQ और ZP WY पर लंबवत है, ताकि XQ बराबर ZP हो, ठीक है ना। ओके। विकर्ण XZ और WY बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं। OX 12 है तो हमसे ZX का मान पूछा जा रहा है। WXYZ है जिसमें XQ ZP WY पर लंबवत है, ठीक है। अगर हम एक ऐसे बना दें, अगर हम एक ऐसे बना दें, ठीक है, ये क्या हुआ? WXY और Z, XQ और ZP WY पर लंबवत है। अगर मान लो हम WY को मिला दें, WY को मिला दें तो XQ और XQ बराबर ZP है, XQ बराबर मेरे भाई ZP है, और दोनों क्या है? लंबवत है। XQ बराबर ZP है और दोनों लंबवत हैं, ठीक है। हाँ, विकर्ण XZ और WY, XZ और WY O पर एक दूसरे से क्या करते हैं? मिलते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो कि विकर्ण एक और खींच दें, एक विकर्ण और खींच दें ऐसे, तो ये O पर एक दूसरे से मिलते हैं। यदि OX 12 है, OX जो है ना ये वाला 12 है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? ZX का मान, Z और X का मान, ZX का मान, ठीक है। ZX का मान भी अगर हम देखें तो ZP WY पर लंबवत है, XQ बराबर ZP है, XQ और ZP आपका बराबर है, XQ और ये वाला पार्ट पिंक वाला और ZP बराबर है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ये जो होगा ना ये इसके डबल हो जाएगा, यानी कि 12 और 12 24 हो जाएगा, यानी कि XZ का मान 24 हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर 169, और 169 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना होगा? 178। 100, ये कितना होगा? 178, ठीक है। अच्छा, पहले कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे गुणा है तो ये 169 हो जाएगा, प्लस में 99 माइनस 144 प्लस में 20, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 169 और 99 कितना होगा? 168। 168 में से अगर हम 144 घटा दें तो 18 4 22, ठीक है ना। अरे भैया ये 168, 168 में से अगर हम 144 घटा दें तो कितना आएगा? 8 में से 4 गया 4 और 28, 28 और 20 कितना होगा? 48। ये तो हमारा आ ही नहीं रहा है। 13 का स्क्वायर 169, 11 9 99 माइनस अगर हम देखें तो 18 8 कितना होता है? 144 प्लस 20 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, 25। 25 और 99 कितना होगा? 25 और 99 अगर हम देखें तो 124, 124 और 20 144,
144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेना और इसका आंसर देना हमारे कमेंट बॉक्स में। प्रज्वल और लावण्य की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:6 है। ठीक है, 3 वर्ष बाद प्रज्वल और लावण्य की जो आयु का अनुपात हो रहा है वो 6:7 हो जा रहा है, यानी कि 3 साल बाद। तो प्रज्वल की वर्तमान आयु आप देखो कि अगर हम एक एक यूनिट दोनों में बढ़ा रहे हैं तो 3-3 साल बढ़ रहा है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जब दोनों में हम 3-3 साल बढ़ाएंगे तो एक एक यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि एक यूनिट का मान 3 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 15। 15 कौन सा है? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप सारे जो जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है इधर ले लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर बराबर में ये वाला टर्म है ना, इसको बराबर के उस साइड भेजिए। यानी कि अगर मैं 2 यहाँ पे कॉमन ले लूं तो मैं देखो माइनस का 12 बराबर के इधर आकर के प्लस का 12 होगा तो ये 6x हो जाएगा। माइनस का 4y कितना होगा? माइनस का 2y। ठीक है ना, मैंने 2 कॉमन ले लिया है। और वो प्लस का 6z ये हो जाएगा 3z। ठीक है, और ये माइनस का 14। अब इस केस में ये अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है ना, अभी हम बेसिक से तो जा नहीं सकते हैं, नहीं तो ये छोड़ देते हैं। अभी अगर हम x का मान निकाल लें तो x आपका कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको x का मान निकालना है अगर, तो x के कोफिशिएंट यानी कि 6 में आपको भाग देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 4 से। तो ये कितना आएगा? 3/2 आएगा। y का अगर हम देखें तो y का कोफिशिएंट -2 में भाग देना पड़ेगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 से, तो y का मान -2 आएगा। और z का मान कितना आएगा? z का कोफिशिएंट 3 है और जेड स्क्वायर अगर हम देखें तो ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करें या फिर तीनों का सम निकालें तो तीनों का सम कितना होगा? ये देखो 3/2 ये 1.5 है, 1.5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो ये कितना आएगा? माइनस का 1/2 आएगा, प्लस में 1/3 आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का 1/6 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। एक तालाब का आयाम 20 मीटर, 14 मीटर और 6 मीटर है, तो तालाब की धारिता क्या हो गया? LBH, यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर गुने मेरे भाई 40 मीटर, सॉरी 14 मीटर। धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम, गुने 6 मीटर, ये क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा वॉल्यूम। तो कितना होगा? अगर हम देखें तो आप देखो लास्ट में एक जीरो आएगा और जीरो के बाद ठीक 8 आएगा, बहुत सारे। या फिर आप देखो ना, आप 7 का मल्टीपल भी देख सकते हो। 7 का मल्टीपल ऑप्शन ए है। देखो जीरो के बाद क्या आएगा? जीरो के बाद 8 आएगा। तो इस बेस पे हमने 2 ऑप्शन को काटा। क्यों जीरो के बाद 8 आएगा? क्योंकि 6 चौके 24 और 24 दूनी 28, यानी कि सॉरी 24 दूनी 48, तो 8 आ रहा है। और जीरो के बाद अगर 8 आएगा तो हम 14 में देख रहे हैं कि 7 आ रहा है, तो आंसर 7 का मल्टीपल भी होगा, यानी कि 1680 हम बोल सकते हैं। अब ये मीटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये धारिता यानी कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7776 है। एक संख्या अगर 18 है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एलसीएम हमें निकालना है। हम जानते हैं कि पहला नंबर गुने दूसरा नंबर बराबर होता है HCF गुने एलसीएम के। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल तो ऑलरेडी हमारे पास है 7776, ठीक है ना। और HCF हमारा कितना है? 18 है। हमें एलसीएम नहीं पता है। अब आप ये देखो कि एलसीएम की जगह पे कोई ऐसा अंक रखो या फिर एलसीएम की जगह पे कोई ऐसा नंबर रखो जिसको 18 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट पे 6 आए। जैसे मैं अगर 396 रखूंगा तो 8 6 का 48, हमें लाना है 6, तो ये नहीं होगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 चौके 32 से नहीं होगा और नहीं ये होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत और समय दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। देखो जब भी एसआई में अगर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, वो किन चीजों के बराबर होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट और टाइम के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है?
मेरे भाई हम अगर यहाँ पे ब्याज देखेंगे तो ये 16/25 मिल रहा है, ठीक है ना। कितना मिला? 16/25। 1/25 कितना होता है? 4%। तो 16/25 कितना होगा? 64%। यानी कि हमें टोटल 64% का ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 64% का। हमें नहीं, क्वेश्चन में। अब यही चीज आर और टी के बराबर में है। हम जानते हैं कि टी और आर दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि अगर हम टी को आर से रिप्लेस करेंगे तो ये आर स्क्वायर कितना निकल करके आएगा? 64 निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम आर निकालें तो ये कितना होगा? 8 होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 8% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 4400 की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 वर्ष में कितना होगा? अगर आप 20% को 2 बार कंपाउंड करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20% को 2 बार कंपाउंड करने पर टोटल ब्याज कितने का मिलता है? 44% का। यानी कि आपको 4400 का 44% निकालना है। आपको 4400 का मेरे भाई 44% क्या करना है? निकालना है। तो बस आप निकाल दीजिए। देखो, अगर आप निकालोगे तो परसेंट से परसेंट कटेगा। 44 × 44 करोगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, और 6 सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है। यानी कि कितना होगा ये? 6336। यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में दिए गए तालिका में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या दिखाई गई है। तो दिए गए लोगों की औसत आयु। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन में देखो, हम पहले इनका औसत लेते हैं। जैसे 25 और 29 का औसत क्या होगा? ठीक इनके बीच में 27। ठीक है, मैं पेन, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया भाई? बोर्ड ऑफ हो गया है, बताओ। हेलो। ठीक है दोस्त, हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, बोर्ड में ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। कोई नहीं, आगे हम इस सेशन को बढ़ाएंगे। इसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनके बीच वाला लेते हैं। जैसे ये जो रेंज दिया गया है ना 25 से 29 का, तो 25 से 29 के रेंज में सबसे बीच में क्या है? 25 से 29 तक में बीच में क्या आएगा? 25 और 29 के ठीक बीच में 27 आएगा। तो हम यहाँ पे 27 ले लेंगे, ठीक है। 30-34 के बीच में 32 आएगा। 35-39 के बीच में 37 आएगा। 40-44 के बीच में 42 आएगा। 45-49 47 आएगा। यहाँ पे 52 आ जाएगा, और यहाँ पे 57 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। नंबर देखो, इनका एवरेज जो आया, इनका जो मिड रेंज आया वो 27। तो 27 × 10 अगर हम देखें नंबर ऑफ पीपुल, तो 27 × 10 कितना होगा? 270 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 32 × 12 देखें तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12×36 और 2 38, 384 हो जाएगा। प्लस में आगे देखें तो 37 × 8, 8×7 = 56 के 6 हासिल 5, 18 के 24 और 5 29 हो जाएगा, ठीक है ना। 8×7 = 56 के 6 हासिल 5, 18 के 24 और 5 29, 42 × 5 210 हो जाएगा। हाँ। आगे अगर हम देखें तो 47 × 15 है, तो 15×7 कितना होता है? 15×7 होता है 105 के 5, 5 हासिल 10, और 15×4 = 60 और 10 70, 705। प्लस में अगर हम देखें तो 52 × 10 520, और 57 × 15 देखें अगर हम, तो 15×7 फिर से कितना होगा? 75। 15×7 सॉरी 15×7 होता है कितना? 105 के 5 हासिल 10, और 15×5 75 और 10 85। पहले अगर हम सबको जोड़ दें तो ये कितना आएगा? 5 5 10 6 16 4 20 के 0 हासिल 2, 2 5 7 7 2 9 9 9 9 1 10
10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34 के 4 हासिल 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 7 19, 5 24 और 8 32। ये कितना है? 32 और 40। अब इसको हम भाग किससे देंगे? इसको हम भाग देंगे इनको जोड़ करके, ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल से। तो नंबर ऑफ पीपल टोटल कितने होंगे? 15 और 10 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, 45 और 8 53, ठीक है। और 53 में अगर हम 22 जोड़ दें तो ये कितना होगा? 75। यानी कि हम 75 से इनको भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 6 का 30, और 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 6 का 30, 2 और 4, 5 चौके 20, 5 8 40, 648, और 5 से ये 15 बार में जाएगा। फिर अगर हम काट दें तो कितना होगा? 15 चौके होगा, 15 चौके 60, ठीक है ना। 4 और 8, 4 और 8 यानी कि 15 3 45 और 15 दूनी 30, यानी कि 43.2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? 43.2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि छात्रों द्वारा 50 में से कक्षा परीक्षा में अंक है तो निम्नलिखित डेटा का माध्यिका हमें निकालना है, ठीक है। मीडियन हमें क्या करना है? निकालना है। तो पहले मीडियन निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अगर हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें तो यहाँ पे 5 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25 और 25 और 5 30, ठीक है। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। अगर हम मीडियन देखें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको मीडियन का फॉर्मूला नहीं पता है? बताइए। एल प्लस, ठीक है ना, एन बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इस टू हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अगर हम दोस्त यहां पे, ठीक है ना, अगर हम देखें यहाँ पे तो 30/2 का आधा कितना होता है? अगर हम n बटे में 2 देखें, ये n है, तो n बटे में 2 कितना होगा? n बटे में 2 मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? n बटे में 2, n बटे में अगर हम 2 देखें तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 से हम ठीक बड़ा देखेंगे, 15 से ठीक बड़ा कौन सा है? 19। तो 19 के सामने का जो लोअर रेंज होगा वो एल होगा, यानी कि 20। तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, प्लस n बटे में 2 कितना आया है? 15, माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 से ठीक पहला वाला 13 हो जाएगा। तो 15 में से हम कितना घटा देंगे? 13 बटे में हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 19 के सामने? 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और गुने हाइट कर देंगे। हाइट कितना है? 10 का, तो हम यहाँ पे हाइट कर देंगे। यानी कि अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 20 प्लस 15 में से 13 गया 2, 2/6 का मतलब होता है 1/3 गुने 10, 10/3 का मतलब 3.33, 3.3 यानी कि 23.3 हमारा जो होगा वो सही उत्तर होगा। 23.3, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 4 है, तो हमसे 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है ना। क्या इसका फॉर्मूला पता है कि अगर a sin थीटा, मैं बता ही दे रहा हूं, अगर a sin थीटा, ठीक है ना, प्लस b cos थीटा, ठीक है, बराबर है c के, और यहां पे दे दे, क्या दे दे कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा मान लो बराबर है डी के, तो आपको ये चीज याद करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, समझे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर यानी कि दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर होगा 4 के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर के। तो कितना होगा? 25 और 3 का स्क्वायर 9, 34, 34 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो 34 में से अगर मैं 16 घटा दूंगा तो ये 18 आएगा, यानी कि डी का जो स्क्वायर होगा ना ये 18 के बराबर में होगा। तो जो डी होगा ये कितना होगा? 3√2, 3√2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद करके रखिएगा। इसको मैं अलग से बॉक्स में बना दे रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है दोस्त।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। ए एक कार्यकारी भागीदार है और बी एक सोता हुआ भागीदार है। सोता हुआ भागीदार का मतलब स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, दो टाइप के पार्टनर होते हैं। एक, जब आप किसी और के साथ या फिर जब दो लोग पैसे निवेश करते हैं तो एक एक्टिव पार्टनर वो होगा जो पैसे निवेश करने के साथ साथ उस बिजनेस का देखभाल भी करेगा, और एक स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ उसको पैसे लगाने से मतलब है, बाकी अब आप बिजनेस देखते रहो। तो ए ने 30,000 और बी ने 50,000 निवेश किया। ए व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% प्राप्त करता है और शेष उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। 10,000 के लाभ में से बी को क्या मिला? देखो बी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 10,000 है ना मेरे भाई, 10,000 का जो 20% होगा ये ए को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव पार्टनर है। यानी कि अगर हम 10,000 का 20% देखें तो ये परसेंट से 2 जीरो, यानी कि कितना ले जाएगा 20 पे मेरे भाई, 20 पे अगर हम देखें तो 2 जीरो। ठीक है, यानी कि ये 2,000 ऐसे ले जाएगा। अब जो प्रॉफिट होगा उनके किस में बटेगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट में, लेकिन टाइम तो सेम है। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो सीधे तौर पे इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, आप यहाँ पे 4 जीरो हटा दो, 3 और 5 है, 3 और 5 है। अगर हम टोटल देखें तो 8 यूनिट। ठीक है, अब इस 8 यूनिट का मान देखो, अगर 2,000 ए अब एक्टिव पार्टनर है तो वो 2,000 अलग से ले लिया। ठीक है ना, तो 10,000 में से 2,000 तो वो ऑलरेडी ले चुका है, बचा है कितना 8,000। तो अगर 8 यूनिट का मान मेरे दोस्त 8,000 है तो हमें निकालना है कि बी को क्या मिलेगा। तो 8 का मान 8,000, तो बी 5 है तो 5,000 इसको मिल जाएगा, यानी कि बी को कितना मिलेगा 5,000, ऑप्शन बी। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल हो जाती है तो पूरे समूह का औसत आयु 22 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की औसत आयु देखो, अगर शिक्षक भी मान लो कि 21 साल ही लेकर के आता तो इनका एवरेज आयु कितना होता है, 21 साल होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, शिक्षक जब आ रहा है तो सबकी आयु एक एक साल बढ़ जा रही है, 21 से 22 हो जा रही है। ठीक है ना, और लोग कितने हो जा रहे हैं, 31 ये और ये एक शिक्षक, यानी कि टोटल 32 लोग हो जा रहे हैं। यानी कि शिक्षक के आने से टोटल 32 लोगों में एक एक साल बढ़ रहा है, यानी कि शिक्षक टोटल 32 गुने एक साल बड़ा लेकर के आ रहा है। यानी कि 21 और 32 अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, यानी कि 53 साल का शिक्षक है, ऑप्शन ए। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि मिश्र धातु ए में 70% तांबा है और बी में 55% तांबा है, मेरी दादी कहती थी तांबा को तामा है। ठीक है ना, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 42 किलोग्राम मिश्र धातु ए के साथ मिश्र धातु बी के कितने को मिलाया जाना चाहिए। हमारे पास ए है और बी है, ए 42 केजी है टोटल। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो 70% तांबा है मेरे भाई। ठीक है ना, और बी में अगर हम देखें तो बी में 55% तांबा है, और दोनों को अगर हम मिला रहे हैं तो 64% हमारा क्या हो जा रहा है, तांबा हो जा रहा है। अगर हम इस पे एलिगेशन लगा दें तो हमें बी की क्वांटिटी मिल जाएगी। कैसे, देखिए ऐसे, 64 और 55 का डिफरेंस 9% और यहाँ पे 6%, 70 और 64 का डिफरेंस। अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये 2, 3 से अगर काटूंगा तो ये 3 और ये 2। ठीक है मेरे दोस्त, 3 यूनिट का मान कितना है, 42 है, कितना गुना 14 गुना, कितना गुना 14 गुना। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, इसका 14 गुना, यानी कि हम बोल देंगे कि ये कितना होगा 28 केजीएम। केजीएम मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। और यहाँ पे होता है इस मुक के सॉल्यूशन का द एंड। ये हमारा है एसएससी मैथ्स का 3rd एडिशन बुक। मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप रेलवे को 60 दिनों में खत्म करना चाहते हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप एयर पब्लिकेशन पे हमारे साथ जुड़िए। 2 बजे लाइव मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है। इस क्लास का क्लास नोट्स आपको मिलेगा एयर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। जो इसका लिंक होगा वो हम कमेंट में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो वहां से आप उस लिंक को टच कीजिए और जाइए सीधे हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हर एक क्लास का क्लास नोट्स आपको बहुत अच्छे से दे दिया जाता है।
तो बस मैं यही बोलूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इस मॉक में स्कोर कितना रहा, और कोई भी अगर आपका वीक टॉपिक है वो टॉपिक हमारे कमेंट में मेंशन कीजिए, या फिर कोई भी चैप्टर हम उसका वन शॉट या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाने का फुल कोशिश करेंगे। मिलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।